हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी को पता ही है कि जो आपका आर ओ का एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। और अभी जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो करीबन करीबन आपका आज के 18वें दिन आपका आर ओ का एग्ज़ाम है, जो कि 1 शिफ्ट में होना तय है। साथियों, इस समय बहुत सारे बच्चे मुझे कई बार फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, चीज़ों को किस तरीके से क्लियर करें, कैसे हम चीज़ों को रिवीजन करें। तो साथियों, इसमें बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि लास्ट टाइम में मेरे द्वारा उन्हें कुछ रिवीजन कराया जाए। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, अगर आप देखें तो घटना चक्र जो आप देखेंगे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक पब्लिकेशन है और इस पब्लिकेशंस के द्वारा आप देखेंगे साथियों तो आपके लिए बिल्कुल रिवीजन के क्रिप्स पॉइंट लाए गए हैं। उन रिवीजन के क्रिप्स पॉइंट पीडीएफ को लेकर के मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप सभी लोग इसे बड़े ही अच्छे तरीके से आप आज हम सबसे पहले हिस्ट्री, पूरा आधुनिक जितना भी हिस्ट्री में पार्ट है उनको हम लोग यहाँ से साथियों क्लियर करेंगे। हम एकदम शुरुआत तौर से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे, जिसमें हम कंपनियों के आगमन से लेकर के और 1947 तक आज इस एक लंबी क्लास में हम आपको सारा कंटेंट देंगे। कहने का बस तात्पर्य इतना ही है साथियों, क्योंकि अभी ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है, हमारे पास उतने बहुत ज़्यादा संसाधन है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको अभी जैसे जो आपके प्रतिष्ठित संस्थान है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम के लिए जो अपने अच्छे कंटेंट देते हैं, उन्हीं के कंटेंट्स को मैं लेकर के आप सभी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक्चुअली में साथियों, ये जो कंटेंट घटना चक्र के द्वारा बनाया गया है, ये आप देखेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाया गया, जो लास्ट टाइम में बच्चों को रिवीजन करने में बड़ा ही मदद देगा। तो ऐसे में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके चीज़ों को आपको बताते जा रहा हूँ। आप बस इसे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले 1-2 बार साथियों सुन लेना। आपके जितने प्रमुख फैक्ट होंगे आर ओ के, वो सभी के सभी आप देखोगे साथियों इसमें समाहित किया गया है और आप बड़े शानदार तरीके से आप इस घटना चक्र के इस पीडीएफ को आप पढ़ करके बहुत शानदार आप सफलता अर्जित कर सकते हो। बाकी आप इस पीडीएफ को एक्सप्लेन करने का कार्य मैं करूंगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें घटना चक्र को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि घटना चक्र ने इतना शानदार पीडीएफ आप सभी लोगों के लिए तैयार किया। बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं ना, कह भी रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर लास्ट टाइम में कुछ ऐसा करा दीजिए जिससे कि हिस्ट्री के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो करीबन करीबन आप देखोगे कि 17-18 क्वेश्चन सर सही हो जाएँ। तो आप विश्वास करो, सबसे पहले मैं बताऊँगा साथियों, आप अपने कंटेंट पे बिलीव करो। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना उस पे बिलीव करो सबसे पहले कि भाई हाँ, इसी कंटेंट से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये देखोगे तो आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे तो 4-5% एक्स्ट्रा चीज़ें बस अलग किताबों में होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो 4-5% चीज़ों के लिए आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, आपको लास्ट टाइम में इस शॉर्ट नोट्स को रिविजन करना है, जितना आप मल्टीपल टाइम रिविजन साथियों कर सकते हैं। और एकदम अपने आप को पैनिक नहीं बनाना है, पैनिक फुल सिचुएशन में नहीं रहना है, कूल माइंड होकर के आपको पेपर देने जाना है। बिल्कुल आपको निश्चिंतता से ये पेपर देने जाना है। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा सोचना ही नहीं है, बस आपको ये करना है कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट होगा। तो साथियों, हम स्टार्ट करेंगे आज इस अपने सीरीज में, जो कि एग्जाम के पहले पहले मैं आपको 1 हफ्ते पहले सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, जिसमें साथियों हम लोग आज अभी स्टार्ट करेंगे किसको, तो हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री आपको एक क्लास में मैं दूंगा, मेडिवल हिस्ट्री एक क्लास में, एंशिएंट एक क्लास में, साइंस में, बायोलॉजी एक क्लास में, केमिस्ट्री एक क्लास में। इसी तरीके से आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट को मैं एक एक क्लास में आपको दे दूंगा। आप यहाँ पे साथियों ये याद रखिएगा, आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स पे बिल्कुल भी मुझे जज नहीं करेंगे। अगर आपको मुझे हूबहू अगर देखना है लाइव क्लास में, अगर आप मेरे आना चाहते हैं तो आप टॉपर्स विथ मानस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। वहाँ पे मेरी लाइव क्लास चलती है, बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद से एक अलग से चैनल बनाया ताकि मैं आपको पर्सनली गाइडेंस कर सकूं, क्योंकि वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्या है, लगातार क्लास चलती रहती हैं और इस वजह से स्टूडियो खाली नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ कवर करा दे रहा हूँ साथियों। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे इस वीडियो को 2 बार एग्जाम के पहले पहले पढ़ के जाइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने और भी जो भी के सहपाठी हैं उन सभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, और जैसा भी होगा आप अपना एक प्यारा सा रिव्यू दीजिएगा। ये एक मेरा नया इनोवेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, और अपना प्यार और स्नेह आप सभी लोग बनाए रखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
साथियों, जब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि कई किताबों में आप दिख रहा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है, वहाँ से लेकर के आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मानी जाती है। कुछ किताब में आप देखोगे तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। लेकिन साथियों, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जहाँ तक मैं आपको बता पाऊँ कि अगर हम देखें तो बहादुर शाह प्रथम से ही हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत को मानते हैं। क्योंकि आप साथियों देखोगे कि जैसे ही औरंगजेब आप देखोगे मृत्यु होगी, तो आपने देखा था कि कंपनियों में अगर आपने देखा होगा कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो आप देखोगे जब वह इंग्लैंड में बनी थी तो उस टाइम पीरियड पे अकबर का शासन था भारत में। लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी भारत में आई और जब भारत में पहली बार कदम रखी, तो आप देखोगे भारत में शासन किसका होता है, जहांगीर का। कहने का बस तात्पर्य मेरा यही है कि आप देखोगे पैरेलल रूप से चीज़ें चल रही हैं। तो इसलिए साथियों, हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से मैं मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं जो रियल तौर पे देखें तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में हो जाती है, तो बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम रहता है वही बहादुर शाह प्रथम के नाम पे गद्दी पे बैठता है। वहाँ से मैं मानता हूँ मॉडर्न इंडिया की शुरुआत। बाकी ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। साथियों, यहाँ पे आप देखोगे जल्दी जल्दी फटाफट आपको रिविजन कर लेना है। यूरोपीय कंपनियों के अगर हम आगमन की बात करते हैं, अगर हम आगमन को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे साथियों, सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी और स्थापना की बात हो रही है। आप देखना साथियों, स्थापना के क्रम में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यहाँ दिया गया। अब देखना साथियों, यहाँ पे आपसे एक कंपनी छोड़ दी गई है, वो कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। और आप देखोगे साथियों कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है ना कि भारत में कौन आया, तो आप कहना पुर्तगाली आए। और पुर्तगालियों में आपने देखा कि कब आए थे, तो ये आप देखोगे साथियों तो 1498 में आप देखोगे। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यहाँ पे आप देखोगे साथियों, यहाँ पे एक्चुअली में मुझे 1798 और 1498 में मैं कंफ्यूज हो गया था। अचानक से क्या होता है ना कि लगातार क्लास लेते लेते कभी कभी कंटेंट चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है। तो मैंने गूगल किया है, 1498 ही है, सही है। तो आप देखोगे साथियों, आपका आयोग यहाँ पे बार बार आपसे पूछता है, तो आप कहोगे 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। मतलब कि आपको यहाँ पे अगर कंपनी की क्रोनोलॉजी तैयार करनी है तो आप देखोगे सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर आप देखोगे पुर्तगीजों की कंपनी स्थापित हुई थी, फिर आप देखोगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आप देखोगे साथियों तो 1602 में हुई। और वहीं पे आप देखोगे साथियों, ये स्थापना का क्रम मैं बता रहा हूँ, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो तीसरे नंबर की कंपनी थी, आप देखोगे 1616 में ये बनती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखोगे तो 1664 में। और वहीं पे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में कभी आज तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है साथियों, ये ध्यान रखेंगे, 1731 ईस्वी में ये कंपनी स्थापित होती है। अब देखना, आपसे एक तो यहां से प्रश्न ये पूछा जाता है कि कंपनी और उनके स्थापना की क्रोनोलॉजी, तो ये तो आपने तैयार कर लिया। लेकिन साथियों, अगर आपसे आगमन के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपसे आगमन का क्रम पूछा जाएगा, तो यहां पे आपको बस कुछ नहीं करना है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को डच की जगह कर देना है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज की जगह कर देना है। कहने का बस तात्पर्य यह है कि आगमन के क्रम में आप देखोगे तो डच अंग्रेजों से पहले आ चुके थे। पुर्तगीज के बाद कौन आएगा, तो डच आएगा। लेकिन स्थापना के क्रम में अगर आप देखोगे, ये भी आपसे क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, तो आप कहोगे स्थापना के क्रम में सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, फिर डच हुए थे। ये आपको कुछ बातों को याद रखना है। अच्छा साथियों, आपको ये भी बात याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि ये सबसे पहले जब पूर्व के तरफ व्यापार करने आई, तो आप देखोगे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के साथ ये व्यापार करते थे। ये डायरेक्टली भारत से व्यापार करने नहीं आई, यहां से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। बाकी आप साथियों देखोगे तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, वो आप देखोगे तो एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें सरकार और निजी दोनों का शेयर था। ये आप सभी को यहां से साथियों ध्यान रखना है। बाकी आप सभी लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी वहां के कोलबर्ट की मदद से बनी थी, जो कि आती है। ये आपको कुछ कंपनियों के स्थापना क्रम
आने के क्रम में और स्थापित होने के क्रम में, ये आपको साथियों ध्यान रखना था। एक अंतिम कंपनी का नाम स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये कभी पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा जा सकता है। साथियों अगला इंपॉर्टेंट जो सीरीज है उसमें अगर आप देखेंगे तो कर्नाटिक का वार, जो आप देखते हैं कर्नाटिक का जो युद्ध है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो साथियों आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे आप एक 3 शब्द याद रखेंगे। पहला आप आ, दूसरा आप याद रखेंगे पा, और तीसरा याद रखेंगे आप पे, आ पा पे। ठीक है, इससे आपको संधियां तैयार हो जाएंगी। अगर मैं आपसे साथियों कहूं कि कर्नाटक का जो प्रथम वार था वो कब हुआ, तो ये आप मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप कहेंगे 1746 से 48 के दौरान प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अगर मैं साथियों आपसे पूछूं कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ क्यों, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के होता है। अब ये ऑस्ट्रिया क्या होता है साथियों, आप देखोगे कि जो यूरोप आपका महाद्वीप है, उसमें ऑस्ट्रिया एक देश है। आप देखोगे कि ये जो तीनों के तीनों कर्नाटक के वार थे, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। अब ऐसे क्यों लड़े गए थे, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ उसका रीजन ही बस यही था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। क्या था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार रीजन। अब ऐसे कंडीशन में आप देखोगे साथियों कि जब वहाँ यूरोप में ये दोनों देश आपस में लड़ेंगे तो भारत में भी इनकी लड़ाई शुरू होगी, और ऐसे में आप देखोगे साथियों एक्सला-सापेल की संधि जो 1748 में होती है, उससे पहला कर्नाटक का वार खत्म होता है। दूसरा कर्नाटक का वार आप देखोगे साथियों तो ये भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ। इसमें आप देखेंगे तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बहुत ही एक तरीके से आप देखेंगे तो कूटनीतिक चाल चलता था, और अंग्रेज भी थे। तो आप देखोगे ये भारत में जो कर्नाटक मैसूर वाले क्षेत्र में नवाबों को बैठाने को लेकर के हुआ था, और ऐसे में 1749 से 54 में हुआ, और यह पांडिचेरी की संधि से आप देखोगे खत्म होता है 1754 में। कर्नाटक का तीसरा वार आप देखोगे साथियों तो सप्तवर्षीय युद्ध को लेकर के 1758 से 63 तक चलता है, जो कि पेरिस की संधि से 1763 में खत्म होता है। अब ऐसे में साथियों आपको अगर याद रखना है ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सला-सापेल संधि मतलब आ, पांडिचेरी संधि मतलब पा, और पेरिस की संधि मतलब पे। आपको याद रखना आ पा पे। आ मतलब एक्सला-सापेल की संधि, पा मतलब पांडिचेरी की संधि, पे मतलब पेरिस की संधि। ये आपको तीनों कर्नाटक के वार की संधियां आपको साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तैयार हो गया होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, और आप देखोगे तो जो आपके आरओ एआरओ के पर्पज से और इंपॉर्टेंट जो डेटा है, जितने डेटा है उन्हीं को घटना चक्र ने यहाँ पे समराइज रूप से दिया है, जो कि लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। हल्का हल्का मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि जो अगर नए बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री से डर लगता है वो भी इस वीडियो को आराम से देख लें और समझते हुए वो अपनी क्लास का आनंद लें और अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करें। साथियों देखिएगा बंगाल के नवाब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्चुअली में आप देखेंगे साथियों तो जब अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई जीती, बक्सर का युद्ध जीता, तो आप देखेंगे साथियों बंगाल इनको जिस तरीके से सोने के खदान के रूप में दिखता था। आप देखोगे बंगाल में बहुत बड़ा क्षेत्र था उस टाइम का। अगर हम बंगाल की बात करें साथियों तो आज अपने मानचित्र पे जो आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश वाला क्षेत्र देखते हो, ये इतना कुछ बड़ा मिला करके बंगाल कहा जाता था। अब ऐसे कंडीशन में आप साथियों देखोगे कि बंगाल के नवाब, सबसे पहले ये बंगाल आया कैसे, सबसे पहले ये समझना। आपने देखा होगा जब मुगल आए तो मुगलों ने अपने पूरे क्षेत्र को, जैसे मान लो ये मुगलों का पूरा क्षेत्र है, तो इसको इन्होंने क्या किया, मनसबदारी जात और प्रथा के आधार पे आप देखोगे छोटे छोटे क्षेत्रों में मनसबदार नियुक्त कर दिए, और ऐसे कंडीशन में वहां से उनसे कहते थे कि राजस्व की उगाही करो और जो भी हो वो ला करके कहाँ पे, तो मुगल कोष में आप जमा कराओ। लेकिन आप साथियों देखोगे कि धीरे धीरे सामंती व्यवस्था पनपती चली गई, और ऐसे कंडीशन में जब आप देखोगे राजा ही हमारा अयोग्य हो जाएगा, तो जो यहाँ इस क्षेत्र का मालिक होगा, मान लो इस चारों क्षेत्र का, वो अपने आप में जब देखेगा कि हमारा राजा ही कमजोर हो गया, तो ऐसे में वो स्वतंत्र होने का प्रयास करेगा। इसी की श्रृंखला में आप देखते हैं कि बंगाल अलग स्वतंत्र होता है, अवध अलग स्वतंत्र होगा सादत खां के नेतृत्व में, हैदराबाद चिनकिलीज खां के नेतृत्व में स्वतंत्र होगा। तो ये कुछ कहानी आपको ध्यान रखना है। अब देखना बंगाल के नवाब की जब हम बात करते हैं तो बंगाल के नवाब में सबसे पहला नवाब होता है आपका मुर्शीद कुली खां। याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड 1717 से 1727 होता है। आप देखेंगे साथियों मुर्शीद कुली खां के बारे में मैं कुछ बातें आपको बोल दूंगा, आप सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इन्हीं मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल जो था एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। लेकिन आप देखेंगे साथियों ये मुर्शीद कुली खां इतना अच्छा व्यक्ति था कि यह स्वतंत्र तो करा लिया अपने राजा की अयोग्यता को देखते हुए, लेकिन फिर भी यह परमानेंट बंगाल से टैक्स अपने मुगल बादशाह को भिजवाता था। ठीक है, दूसरी चीज आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि बताइए भैया कि राजधानी
मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो आप कहेंगे यही मुर्शीद कुली खान ने किया था। फिर आप देखेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए इसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक बंगाल का गवर्नर रहेगा। फिर इसका दामाद सरफराज खान 1739 से 40 एक वर्ष के लिए, और अलीवर्दी खां आपको याद रखना है साथियों, जो कि 1740 से 1756 तक आप देखेंगे तो बंगाल का क्या होगा? गवर्नर होगा। अब थोड़ा सा अलीवर्दी खां को आपको साथियों यहाँ पे इंपॉर्टेंट में याद रखना है, क्रोनोलॉजिकल टर्म्स इनके आपके बहुत पूछे जाते हैं। अलीवर्दी खां के बाद आप देखेंगे साथियों तो सिराजुद्दौला आएगा, जो कि 1756 से 57 एक ही वर्ष के लिए होता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप देखोगे साथियों सिराजुद्दौला इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में आप देखोगे 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई होती है। अब पलासी की लड़ाई क्यों होती है? आपने देखा कि जब ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, ऐसे टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो मनमानी कर रहे हैं। अंग्रेज जो 1717 का फर्रुखसियर का जो फरमान दस्तक दिया गया था उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में सारा का सारा पैसा अंग्रेज ले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल के नवाब को दिक्कत होगी। और ऐसे में बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला होता है ये क्या कर देता है? 1756 में काल कोठरी कांड कर देता है। पहले कई बार समझाता है, नहीं मानते। 1756 में काल कोठरी कांड 23 जून 1756 को कर देता है। ऐसे में आपने देखा होगा कि हालवेल कहता है कि 146 अंग्रेजों को इन्होंने एक छोटे से कमरे में कैद करके मार डाला। फिर आप देखते हैं ये बात मद्रास तक जाती है और मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के आता है। 23 जून 1757 को आप देखेंगे साथियों तो बंगाल में पलासी नामक एक जगह होती है, आम का बगीचा होता है, वहीं पे सिराजुद्दौला क्या होता है? युद्ध में हार जाता है। एक्चुअली में साथियों अगर हम देखें तो सिराजुद्दौला की यहाँ हार नहीं होती, लेकिन ये छल की लड़ाई होती है। आप देखेंगे साथियों अब जो सिराजुद्दौला के बाद ये मीर जाफर गद्दी पे बैठेगा, एक्चुअली में रॉबर्ट क्लाइव जब आता है तो इस मीर जाफर को गद्दी का लालच दे देता है, और मीर जाफर ये सोचता है कि चलो भाई सिराजुद्दौला को हम हरवा देते हैं और मीर जाफर गद्दी पे बैठ जाएगा, बंगाल का नवाब बन जाएगा। अंग्रेजों को क्या करना है? अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए, पैसा दे देंगे चले जाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में साथियों आप देखेंगे कि क्या होता है कि मीर जाफर यहाँ पे छल कर देता है सिराजुद्दौला के साथ, और सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई में हार होती है, इसे मार देते हैं ये लोग। अब ऐसे कंडीशन में इसके बाद से मीर जाफर गद्दी पे बैठेगा 1757 से 60 तक। अब जब मीर जाफर गद्दी पे बैठता है साथियों तो आप देखेंगे ये तो ये मान करके बैठा होता है कि चलो भाई सिराजुद्दौला मर जाएगा तो कम से कम ये रहेगा कि मीर जाफर बैठा तो कुछ पैसे अंग्रेज लेंगे, 50-60 लाख रुपए से लेते हैं और वो चले जाएंगे। लेकिन अब तो भैया ये फंस जाता है। इसको अब अंग्रेज मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कठपुतली नवाब। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि ये जो मीर जाफर की जो सोच होती है उस सोच के विपरीत यहाँ पे हो जाता है, और ऐसे में मीर जाफर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मीर जाफर के सोने तक के, पीतल तक के बर्तन तक बिक गए अंग्रेजों को पैसा देते देते। ऐसे में मीर जाफर अब डिस्टर्ब हो जाता है। अब कहता है भाई क्या मतलब है बंगाल का नवाब बनने में? तो ये अपने दामाद के पास जाता है, मीर कासिम के पास, और मीर कासिम से बहला फुसला कहता है कि दामाद जी एक काम करिए, अब हम थक गए हैं, बड़ी हमारी उम्र हो गई है, अब आप एक काम करिए कि क्या करिए, बंगाल की गद्दी को संभालिए, आप नवाब बन जाइए। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों जो यहाँ मुर्शीद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी स्थानांतरित की थी अपनी, अब मीर कासिम को जब ये बात पता चलता है कि अंग्रेज तो पूरे बंगाल में हस्तक्षेप कर लिए हैं, मेरे ससुर मीर जाफर को इन्होंने बड़ा सताया है, तो ऐसे में ये बड़ा सीधा साधा इंसान होता है, ये क्या करता है अपनी राजधानी को मुंगेराबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। अब जब मुंगेर स्थानांतरित इसलिए करता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी से मारपीट होता है जो सीधा साधा बच्चा होता है वो दूर हटना चाहता है। अब ऐसे में अंग्रेज इस मीर कासिम को वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब जब मीर कासिम को वहाँ नहीं छोड़ रहे हैं तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन में आप देखोगे साथियों कि अब मीर कासिम क्या होता है, जा करके जो मुगल बादशाह शाह आलम दूती होते हैं उनसे मिलता है। मिलने के बाद से आप देखोगे कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। याद रखिएगा अवध का नवाब का नाम था शुजाउद्दौला, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिराजुद्दौला है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जब यहाँ पे आप देखोगे कि मुगल बादशाह को ये मना लेता है तो मुगल बादशाह और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ये तीनों की संयुक्त सेना क्या होती है, लड़ने के लिए राजी हो जाती है। और 22 अक्टूबर 1764 को आप देखेंगे कि बक्सर का युद्ध होता है जिसमें हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा होता है, और ऐसे में इन तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है।
अब यहाँ पे देखो अंग्रेजों ने सबसे पहला प्लासी की लड़ाई में अपना पहला कदम जमाया भारत में। बक्सर की लड़ाई में आप देख रहे हो साथियों कि इन्होंने एकदम पूरा भारत के जो मुगल बादशाह था उसी को हरा दिया, तो समझो भारत के राजा हो गए। अब ऐसे कंडीशन में रॉबर्ट क्लाइव गया होता है इंग्लैंड। ऐसे में हेक्टर मुनरो उसको कहता है, चिट्ठी भेजता है, अरे भाई तुमने तो यहाँ पे खाली यहाँ पे प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, हम तो पूरा मुगल बादशाह को हरा दिए। अब ऐसे कंडीशनों में क्या होता है मेरे भाई कि अब रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि भाई रुक जाना, तुम मत संधि करना, मैं आऊँगा बुद्धि लगाऊंगा। और रॉबर्ट क्लाइव आता है। 1765 में दो संधि होती है, एक आप देखोगे 12 अगस्त 1765 को संधि होती है, एक होती है आपकी 16 अगस्त 1765 को। ऐसे में 12 अगस्त 1765 की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव करता है, और 16 अगस्त 1765 को जो संधि करता है इलाहाबाद की संधि, इसको अवध के नवाब शुजाउद्दौला से करता है। ऐसे में आप देखेंगे कि जब नवाब के मुगल बादशाह के साथ जब ये समझौता करता है, संधि करता है, तो ऐसे में आप देखेंगे द्वैध शासन बंगाल में लागू करवा देता है। क्या लागू करवा देता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन का क्या तात्पर्य होता है साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। द्वैध शासन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर द्वैध शासन है, यहाँ पे द्वैध शासन है, ठीक है, तो द्वैध शासन में आप देखोगे कि यहाँ पे जो निजामत का कार्य होगा वो कौन करेगा, तो वो नवाब करेगा। कहाँ का? तो बंगाल का। और जो आप जो देखोगे साथियों, निजामत को ही प्रशासन कहते हैं, और जो टैक्स वसूलने का कार्य होगा वो कौन करेगा, तो EIC करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, मतलब कि अंग्रेज करेंगे। यही था इनका द्वैध शासन। याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस द्वैध शासन का जनक किसे कहते हैं, तो लियोनस कार्टिस को कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले द्वैध शासन का प्रयोग किसने किया, आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के बाद साथियों किया था। तो ये आपको चलिए कुछ यहाँ पे आपने कुछ चीज़ों को सीखा, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़िए। अब जब आप यहाँ देखेंगे कि मीर जाफर परेशान हुआ, मीर कासिम को रखा, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ संयुक्त सेना में आप देखेंगे कि हार गए बक्सर की लड़ाई में। अब ऐसे कंडीशन में ये मीर कासिम भाग करके कहाँ जाता है, नेपाल साइड में। अब अंग्रेजों को कोई मिलता नहीं, तो अंग्रेज कहते हैं कि भैया देखो तुम्हारा दामाद हमारे साथ बक्सर का लड़ाई किया और भैया वो तो भाग गया, अब एक काम करो, जबरन तुम्ही को हम फिर बनाते हैं, तुम फिर से मीर जाफर आओ, बंगाल की गद्दी को सुशोभित करो और हमारे कठपुतली नवाब बनो। तो ऐसे में साथियों देखिएगा, आपसे यहाँ से क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। देखिएगा मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। उसके बाद से आप देखेंगे यहीं पे आप मीर जाफर फिर बीमार होता है, मारा जाता है, फिर लास्ट में नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, ये बंगाल के कुछ गवर्नर होते हैं। तो साथियों ये आपको क्रोनोलॉजी इनकी तैयार कर लेनी है ऊपर से नीचे तक में, और इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर के इस क्रोनोलॉजी को आपको ध्यान रखना हो, सिराजुद्दौला के, ठीक है ना। अलीवर्दी खां के बारे में थोड़ा सा सुन लेना साथियों। आप देखोगे कि जब मुर्शिद कुली खां बंगाल को स्वतंत्र कराता है तो ये क्या करता है, ये आप देखेंगे इतना ईमानदार होता है कि मुगल बादशाह को टैक्स देता है। कौन? मुर्शिद कुली खां। लेकिन आप देखेंगे साथियों, आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा बंगाल का नवाब आया जो टैक्स देना बंद कर दिया, तो आप कह देना टैक्स देना बंद कर दिया मुगलों को अलीवर्दी खां ने। यही बस यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इनके डेटा को बस एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। साथियों आप इतिहास में सबसे पहले आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो आपको इतिहास टफ लगता है, आप इन डेटा जो दिए गए ना, इन डेटा को आप रटने लगते हैं। ये नहीं देखना, आपको इनकी कहानी समझनी है, इनकी क्रोनोलॉजी समझ लेनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से बस आप जब 2-3 बार 4 बार रिवीजन करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपको चीज़ें ऑटोमेटिक तैयार हो जाती हैं। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है भैया ये भी, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे देख लेना आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में क्या बातें कही जा रही हैं। आपने देखा था कि टोटली 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे पूरा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1767 से 1769 तक होता है। इसके गवर्नर जनरल का नाम तय नहीं है, एग्जैक्ट किसी किताब में नहीं, किसी किसी किताब में अलग अलग दिया है, तो इसको आप छोड़ ही देंगे। बाकी आप देखेंगे कि पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये मद्रास की संधि से 1769 में खत्म होता है। याद रखिएगा साथियों, ये जो मैसूर के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ाइयाँ हुई, ये 2 लड़ाइयाँ आप देखोगे ऊपर के तो किसके साथ होंगी, हैदर अली के साथ होंगी। किसके साथ? हैदर अली के साथ होंगी।
होंगी। और नीचे की जो दो, तीसरा और चौथा होगा, ये किसके साथ होगा? तो आप कहना साथियों टीपू सुल्तान के साथ होगा। ऐसे कंडीशन में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होता है, मद्रास की संधि से ये समाप्त होता है। फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत आप देखोगे 1780 से 84 में होती है। इस टाइम पीरियड पे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। मैंगलोर की संधि से आप देखेंगे यहाँ पे हैदर अली के साथ अंग्रेज मैंगलोर की संधि करते हैं, और यहीं पे आप देखेंगे हैदर अली बाद में मृत्यु भी हो जाता है हैदर अली का। अब ऐसे कंडीशन में 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान होता है उसके साथ होता है। इस टाइम पे आप देखोगे तो गवर्नर जनरल कौन होता है साथियों? तो कार्नवालिस होगा। और आप देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि से यहाँ पे इसकी समाप्ति होगी। टीपू सुल्तान यहाँ पे अंग्रेजों को एकदम समझ जाओ बहुत गंदे तरीके से पराजित करने का प्रयास करता है, लेकिन आप देखेंगे कि यह संधि से काम बन जाता है। अब ऐसे में अंग्रेज दिमाग लगाते हैं कि भाई ये जो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान है, ये तो भैया मैसूर का शेर कहला रहा है, अपने झंडे पे शेर का मानचित्र रख रहा है। ऐसे कंडीशन में ये चाल चलते हैं, और 1799 में आप देखेंगे कि चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध जब होता है वेलेस्ली के टाइम पीरियड में, तो ऐसे में आप देखेंगे साथियों यहाँ पे यह टीपू सुल्तान को घायल कर देते हैं। घायल इन द सेंस ये इस वे में करते हैं कि भैया इसको औषधि वगैरह मिलेगी नहीं और ये बेचारा धीरे धीरे मारा जाएगा। और ऐसे में आप देखेंगे साथियों कि जो ये मैसूर का शेर था टीपू सुल्तान, वो मारा जाता है। अगर शायद टीपू सुल्तान नहीं मारा जाता ना, तो अंग्रेजों की खटिया खड़ी कर सकता था, ये याद रखिएगा। तो इसका पिता मैंगलोर की संधि वाले में हार जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखोगे तो हार जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ऐसा कहा जाता था, कहा क्या जाता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि टीपू सुल्तान जिस तलवार का प्रयोग करता था, उस तलवार में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक थी। आप देखोगे जिस भी चीज में, जिस भी कोई भी वस्तु आप बना रहे हो, कार्बन अगर आप दबा करके डालते हो तो बहुत ठोस होती है। और ऐसा माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति लोहे का ही कवच क्यों न पहना हो और टीपू सुल्तान ने उसे अपनी तलवार से मार दिया, तो बीच से आधा आधा कट जाएगा। इसीलिए आज आप देखेंगे साथियों, तो इंग्लैंड के म्यूजियम में आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान की उस तलवार को ले जा करके अंग्रेजों ने रखा हुआ है, क्योंकि उसकी तलवार में वाकई में खासियत था। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सरस्वती मंदिर का निर्माण भी आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान ने कराया था। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में साथियों हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 3 लड़ाइयाँ हुई थी मराठाओं के साथ अंग्रेजों की। पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 में, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के दौरान हुआ था, जो कि वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध साथियों 1817 से 1818 में हुआ था, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग चाचा के नेतृत्व में के काल में हुआ था। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कहानी नहीं ध्यान रखनी है, बस आपको याद रखिएगा इन युद्धों में से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग या आपसे यहाँ से क्रोनोलॉजिकल टर्म्स साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पीसीएस के पेपर देखें, आरओ के पेपर देखें, तो इधर थोड़ा 1 आध सालों से क्वेश्चन कम हुए, लेकिन आप क्वेश्चन कम नहीं मानेंगे, आप ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा सिख मिसल और उनके संस्थापक नेता को देख लेते हैं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। बच्चे यहाँ पे गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद बंदा बहादुर तक पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सिख मिसल थे, ये मिसल आप देखेंगे साथियों के बारे में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप देखिएगा किन्होंने मिसल की शुरुआत की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक ना। मिसल में आपके लिए एक ही मिसल इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखेंगे सूकर चकिया मिसल है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा अहुलवालिया मिसल जस्सा सिंह के नेतृत्व में गठित हुआ था। सूकर चकिया आप देखेंगे तो रणजीत सिंह या चरत सिंह उनको आप कह सकते हैं, उनके नेतृत्व में। फैजलपुरिया मिसल जो था वो नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फुल्किया मिसल आला सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और कहनिया या धनिया मिसल आप देखेंगे तो जय सिंह के नेतृत्व में इसको गठित किया गया था। भंगी मिसल कई बार पूछा गया, हरि सिंह के नेतृत्व में आप देखेंगे साथियों, तो ये गठित किया गया था। रामगढ़िया मिसल आप देखोगे तो जस्सा सिंह रामगढ़िया के नेतृत्व में किया गया था। नकाई तो हीरा सिंह के नेतृत्व में। निशान वालिया जो आपका यहाँ मिसल है, ये सरदार संगत सिंह के नेतृत्व में। और शहीदी आप देखेंगे तो गुरुबख्श सिंह के नेतृत्व में। करोड़ सिंधिया आप देखेंगे तो बघेल सिंह के नेतृत्व में। ये कुल आपके 12 आप देखेंगे साथियों तो मिसल थे। याद रखिएगा साथियों, ये सिखों में मिसल इसीलिए बांटे गए ताकि ये अलग अलग मिसल से एक तरीके से विकेंद्रीकृत होकर के कार्य कर सकें और अलग अलग तरीके से ये अपने वर्चस्व को बना सकें। लेकिन साथियों आप देखेंगे कि सूकर चकिया मिसल बड़ा फेमस हुआ
महाराजा रणजीत सिंह वाला। आप देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से अंधे थे, और आप देखेंगे साथियों जब आपके पास कोई इस तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे मुख बधिर होते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ पैर से दिक्कत हो गई, विकलांग हो गए, तो वो अपने आप को दोष देते हैं। आपको यहाँ से सीखने की जरूरत है साथियों कि रणजीत सिंह की एक ही आंख भगवान ने दी थी, लेकिन उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, उसको इतना पॉजिटिविटी में उन्होंने लिया, उन्होंने सीधा कहा कि ईश्वर ने मुझे एक आंख इसीलिए दिया है ताकि मैं सभी धर्मों को एक समान देख सकूं। अब सोचिए, और ये स्टेटमेंट पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया ये किसका कथन था, तो महाराजा रणजीत सिंह का था साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग साथियों थोड़ा सा कुछ विद्रोहों के बारे में देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। यहाँ से तो आपसे हमेशा विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, तो इनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए। सन्यासी विद्रोह आप देखेंगे सबसे पहला विद्रोह होने वाला विद्रोह कहलाता है। आप देखेंगे साथियों ये बिहार बंगाल के रीजन में ये विद्रोह चलता है। इसके नेता थे केना सरकार और दर्जी नारायण। याद रखिएगा 1763 से 1800 आप देखेंगे इसमें हुआ था। याद रखिएगा आनंद मठ के बारे में इसी में जिक्र किया गया है। फकीर विद्रोह आप देखेंगे तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था। मजनू शाह एवं चिराग अली के नेतृत्व में 1776 से 77 तक चला था। चुआर विद्रोह आप देखेंगे तो बांकुड़ा बंगाल में चला, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में 1798 से 99 के दौरान चला था। पालीगारों का विद्रोह आप देखेंगे तो तमिलनाडु में हुआ, वीपी कट्टबोमन के नेतृत्व में 1799 से 1801 तक चला था। भील विद्रोह आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में त्रयंबक जी के नेतृत्व में चला था, और ऐसे में 1818 से 31 तक आप देखेंगे साथियों तो यह विद्रोह चला था। रामोशी विद्रोह आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट में, और यह चित्तूर सिंह और उमा जी के नेतृत्व में हुआ था 1822 से 26 के दौरान। तो ये आपको साथियों ध्यान रखना है। आइए यहाँ पे अब देख लेते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी साथियों कि ये सारे विद्रोह हो क्यों रहे थे। आप देखेंगे साथियों कि जब अंग्रेज धीरे धीरे भारत पे कब्जा कर रहे थे, ब्रिटिश भारत क्षेत्र बना रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने हर वर्ग को प्रताड़ित किया, हर वर्ग को शोषित किया, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो दर्जी वर्ग हो, चाहे कैसा भी वर्ग हो, चाहे वो जनजाति वर्ग हो। आपने देखा था किस तरीके से वन कानून निकाल करके इन लोगों ने वनों का जो अधिकार था जनजातियों का उनको छीन लिया था। साथियों मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस क्लास को इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, उतना ही आपको दे रहा हूँ जिससे कि आप इन फैक्ट्स को हजम कर सकें। तो बस इतना ही आपको मैं फोकस करा रहा हूँ साथियों, ठीक ना, क्योंकि लास्ट टाइम है बहुत ज़्यादा कहानी दूंगा तो वीडियो जो होगी 10-12 घंटे की हो जाएगी, ऐसे में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आइए देख लेते हैं यहाँ पे पागलपंथिया विद्रोह जो है मेरे प्यारे भाई, पागलपंथिया विद्रोह के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। पागलपंथिया, एक मिनट रुकिएगा। पागलपंथिया विद्रोह में कहा जा रहा है कि यह बंगाल में करमशाह एवं टीपू के नेतृत्व में हुआ था 1825 से 33 के दौरान। अहोम विद्रोह आप देखेंगे असम में हुआ था, गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में 1828 से 33 के दौरान। बहाबी आंदोलन आप देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी इसके नेतृत्व करता थे, 1820 से 70 तक चला था। कोल विद्रोह आप देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार और बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ, 1831-32 तक चला। खोंड विद्रोह आप देखेंगे तो तमिलनाडु से बंगाल तक आप देखेंगे तो चक्र बिशोई जो थे इसके नेतृत्व करता थे, 1837 से 56 तक ये विद्रोह चला। खासी विद्रोह देखेंगे आप साथियों तो मेघालय की तरफ चला, तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता थे। 1833 में साथियों आप देखेंगे ये विद्रोह हुआ था। इन विद्रोहों की बस एक क्रोनोलॉजी को 2-3 बार जब आप सुन लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ से या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से या तो इनके संबंधित नेता के बारे में पूछ लिया जाता है, और आपने अगर PYQ अच्छे से देखा होगा साथियों तो आप देखेंगे यहाँ से बारंबार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरी बात पर अगर आपको यकीन न हो, आपने PYQ पढ़ा होगा, आपको पता होगा। फराइजी आंदोलन आप देखोगे तो बंगाल हाजी क्षेत्र, बंगाल वाले क्षेत्र को प्रभावित किया था, और सरियतुल्ला एवं दादू मियाँ के नेतृत्व में 1818 से 62 तक चला। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लेना इस पे। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में चला, सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855-56 में। मुंडा विद्रोह आप देखोगे तो बिहार में, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 के दौरान चला था। याद रखिएगा मुंडा विद्रोह में जब बिरसा मुंडा जो थे इनको लोग धरती आबा की संज्ञा देते थे, और याद रखिएगा ये बिहार के जंगलों में, झारखंड में जंगलों में जब घूमते थे तो ये इनको लोग भगवान की तरह मानने लगे थे, और ये बहुत तगड़ा विद्रोह यहाँ पे इन्होंने शुरू किया था। पाइका विद्रोह आप देखेंगे तो उड़ीसा में शुरू किया गया था, जगबंधु के द्वारा सही किया, इसको नेतृत्व दिया गया था, 1817 से 25 में चला था। नील विद्रोह की बात कर लेते हैं तो बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने इसके नेतृत्व कर्ता किए थे, और 1859 से 60 में। आप देखिएगा साथी नील विद्रोह का मतलब हमेशा आप देखेंगे
देखेंगे तो नील की खेती से ही संबंधित था। एक नील कठिया, एक आपने देखा था जो चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह था गांधी जी का, वो भी नील की खेती को लेकर के। क्योंकि आप देखेंगे साथियों, जब अंग्रेज सबसे पहले भारत पे 1764 में आप देखेंगे बक्सर की लड़ाई लड़े और शाह आलम द्वितीय को जब हराए और संधि किए, तो उन्होंने ये देखा कि भैया हमारे लिए जो एक तरीके से कपड़ों की रंगाई का केंद्र बिंदु है वो हमारे उपनिवेश बन सकते हैं। और आप देखेंगे साथियों, तो नील के पौधे की एक खासियत होती है कि वह उष्णकटिबंधीय रीजन में होता है। और उष्णकटिबंधीय रीजन क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिएगा, मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मान लो अगर आपकी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे ये विषुवत रेखा है, ये ऊपर आपका कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इसके बीच के जो आपके मैप में विश्व में जो क्षेत्र आते हैं, ये सब कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। आपका भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो ये मत कहिएगा कि भैया केवल और केवल अंग्रेज भारत को ही नील की खेती के लिए देख रहे थे। अंग्रेज भारत के साथ साथ जितने इनके अन्य उपनिवेश थे पूरे विश्व में, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इन सभी को वो नील की खेती के लिए इसलिए देख रहे थे क्योंकि ये जो नील होता था ये कपड़ों की रंगाई अच्छा करता था, उत्तम कोटि का करता था। लेकिन किसानों के साथ समस्या क्या होती थी कि एक ही फसल को जब बार बार आप कभी भी बोएंगे तो आप देखेंगे साथियों धीरे धीरे भूमि बंजर हो जाएगी। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे जायद की फसल, खरीफ की फसल, रबी की फसल लाई गई है ताकि हम बदल बदल के बोएं। अब आप खुद ही सोचो, आपको पनीर रोटी मैं 2 महीना लगातार दूं तो आप बोर नहीं हो जाओगे। तो उसी तरीके से खेत क्या हो जाते थे, अनुपजाऊ हो जाते थे। लेकिन अंग्रेज इस बात को समझते नहीं थे। अंग्रेज क्या करते थे, जबरन कहते थे नहीं भैया नील की खेती करो, नील की खेती करो, ठीक है। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि कब तक आप सहोगे, विद्रोह करोगे ही करोगे। पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल में ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल के द्वारा हुआ 1873 से 76 के दौरान में आप देखेंगे ये पाबना विद्रोह हुआ था। इनके लोकेशंस को आपको याद रखेंगे कि किस क्षेत्र में हुआ, कौन नेता महत्वपूर्ण था। इनके टाइम पीरियड को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। देखो बीपीएससी 17 में इस प्रश्न को पूछा भी है। अली मुसलियार के द्वारा ये विद्रोह किया गया था 1920 से 22 के दौरान। साथियों आप देखेंगे जो मोपला विद्रोह हुआ था यह केरल के जो आप देखेंगे मालाबार तट के कृषक थे पेशे, और वो धर्म उनका कैसा था तो मुस्लिम धर्म के थे। आप देखेंगे साथियों जो 1919 में जब खिलाफत आंदोलन चलाया गया, क्यों चलाया गया खिलाफत आंदोलन, उसका रीजन बस यही था कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से वादा किया था और वादा करके उनका सपोर्ट लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और उन्होंने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हारे जो तुर्क के खलीफा का पद है, जो मुस्लिम का सर्वोच्च पद है, उसे हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ये आपको पता ही है अंग्रेज स्वार्थी होते थे और ऐसे में अंग्रेजों ने इनके तुर्क के खलीफा के पद को हटा दिया। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन हुआ, वो अभी हम आगे आएगा पढ़ेंगे। उसी का एक शाखा था उसी विद्रोह का जो बाद में मोपला विद्रोह के रूप में हुआ। कहाँ पे, केरल में 1920 से 22 के दौरान अली मुसलियार के द्वारा मालाबार केरल में। कुका आंदोलन याद रखिएगा पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ भगत जवाहर लाल के नेतृत्व में 1840 से 72 के दौरान। रामपाव विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ सीताराम राजू के नेतृत्व में 1922 से 24 के दौरान हुआ था। ताना भगत आंदोलन आप देखोगे तो बिहार में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में, और तेभागा आंदोलन देखोगे साथियों तो बंगाल में हुआ था 1946 के आसपास वाले रीजन में, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साथियों आपको ध्यान रखना था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा ठीक है, अब आप देखोगे कि जब 1857 की क्रांति की जब मैं बात करता हूँ तो आपने देखा होगा कि अगर हम 1757 से 1857 को गिने तो करीबन 200 वर्ष हो जाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है इस 200 वर्ष में धीरे धीरे तो लड़ाई होगी नहीं। आप देखेंगे साथियों अचानक से तो लड़ाई होगी नहीं, धीरे धीरे आपको अगर मान लीजिए कोई आ रहा है, 1 झापड़ मारा, 2 झापड़ मारा, 3 झापड़ मारा, आप बहुत शांत व्यक्ति हैं, कब तक शांत रहेंगे, एक समय सीमा था, उसके बाद आप उसको लतिया के काट देंगे। तो ऐसी कंडीशन में साथियों 1857 के पहले कुछ सैनिक विद्रोह हुए जो इतने बड़े व्यापक स्तर पर नहीं फैल पाए। उसमें देखिएगा 1806 में बेल्लोर में सैनिक विद्रोह हुआ। ये किस लिए हुआ था तो धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध में हुआ था। 1824 में आप देखेंगे तो भैरकपुर है, ये आप देखेंगे समुद्र मार्ग से वर्मा जाने के आदेश का विरोध था। आप देखेंगे साथियों ये यहाँ सैनिक विद्रोह क्यों करते थे, समुद्र मार्ग मतलब कि सैनिक उस समय आप देखेंगे तो अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार के उच्च वर्ग के सैनिक हुआ करते थे। और ऐसे कंडीशन में इनको ये लगता था कि अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भैरकपुर जो 1824 में समुद्र मार्ग से बर्मा जाने के आदेश का विरोध किया गया। आगे देखिएगा
44 में सैनिक विद्रोह हुआ, 49 में, 50 में, 52 में हुआ। ये सिर्फ सेवा भत्ता न मिलने के कारण हुआ। 23 जनवरी 1857 को आप देखेंगे तो दमदम कलकत्ता में हुआ चर्बी वाले कारतूस का विरोध। आप देखेंगे साथियों तो हम लोग यही सिर्फ पढ़े होते हैं कि भैया जब चर्बी वाला कारतूस आया, नई एनफील्ड राइफल वाली बंदूक आई पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे, तो ऐसे में हमें सीधा मंगल पांडे याद आते हैं या मेरठ याद आता है। लेकिन याद रखिएगा साथियों ये पहले से ही चीज़ें चल रही थी लेकिन व्यापक स्तर नहीं पकड़ पा रही थी। फिर 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में आप देखेंगे तो चर्बी वाले कारतूस का यहाँ पे भी विद्रोह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब यहाँ पे इस तरीके का विद्रोह होता है साथियों तब आप देखेंगे 1857 की क्रांति कब होगी, जब सीधे मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी 10 मई 1857 को निकल करके बहादुर शाह जफर को 12 मई 1857 को अपना बादशाह घोषित कर देती है। तो अभी आगे आएगा, आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या इन्होंने इस चीज़ को दे रखा है क्या कि 1857 के बारे में, ठीक ना, 1857 के बारे में देख रखा है क्या? नहीं, इन्होंने दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको कहानी के रूप में बता दे रहा हूँ साथियों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मंगल पांडे वाली जो घटना थी वो बैरकपुर छावनी में थी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के वो जवान थे, उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारी को गोली मार दिया। जब गोली मार दिया तो ऐसे में 29 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। जब फांसी दे दिया गया तो ऐसे में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पैदल सैन्य टुकड़ी ने सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत की, तो आप कहेंगे मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी, जो 10 मई 1857 को पैदल निकल जाती है आग लगाते हुए। कहाँ पे आप देखोगे कि दिल्ली की तरफ, और बहादुर शाह जफर, जिसको आप बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, वो बैठा होता है। उससे कहते हैं कि अरे भाई तुम क्या अंग्रेजों के गुलाम बन के रहोगे, पेंशन भोगी बन के रहोगे, आप हमारे राजा बनो, आप ही हमारा नेतृत्व करो। क्योंकि भारतीयों को लग रहा था कि भैया मुगल ही नेतृत्व कर सकते हैं और कोई है ही नहीं बेस्ट, और हम खुद से कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बहादुर शाह जफर को वो घोषित करते हैं। जब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं, ऐसे में आप देखोगे इधर बेगम हजरत महल के दत्तक पुत्र वाली बात होती है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि अवध के कुशासन का आरोप होता है कि ये चाहती है कि भैया हमारा डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके हमारे पति से अवध छीन लिया। महारानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र का टेंशन होता है। नाना साहब कानपुर वाले पेंशन का टेंशन होता है। ऐसे में जब ये लोग देखते हैं कि अरे बाप रे बाप, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, ये तो राजा घोषित हो गया और विद्रोह बढ़ गया, तो ये अपने अपने क्षेत्र से नेतृत्व करना शुरू कर देंगे, अपने अपनी चीज़ों को लेकर के। समझ रहे हैं बात को? तो याद रखिएगा ये थी 1857 की क्रांति। आपसे कई बार पूछता है कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आप कहेंगे पाल्मर्स्टन था। आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रतीक क्या था, तो कमल रोटी ये क्या था, प्रतीक था। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ इतनी सारी बातें आपको साथियों यहाँ से ध्यान रखनी है। बाकी आप देखोगे तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये पुस्तक बहुत पूछा जाता है, तो ये वी.डी. सावरकर जी की पुस्तक थी, ठीक ना। यही वी.डी. सावरकर आप देखोगे बाद में चल करके 1906 में अभिनव भारत समाज की स्थापना करेंगे, जो एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन बनता है। 1857 द ग्रेट रिबेलियन ये पुस्तक है, आप देखेंगे साथियों किसकी, तो अशोक मेहता की है। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आप देखोगे तो आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है। 1857 आप देखोगे तो एस.एन. सेन जी की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ पुस्तक के और भी हैं, उनको भी देख लेना है। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए, ये भी पूछा जाता है। देखिएगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये बात किसने कही, तो आप कहेंगे वी.डी. सावरकर ने कही थी। दूसरा चीज़, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, मतलब कि 1857 के विद्रोह को सब लोग अपनी अलग अलग तरह से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, तो आप कहेंगे डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये बात किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध एवं हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, तो यह बात किसने कहा था, तो आप कहेंगे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ये बीपीएससी 1995 में पूछा भी गया। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच ये युद्ध था, तो टी.आर. होम्स ने इस बात को कहा था। यह धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, आप देखेंगे L.E.R. रिज के द्वारा इस कथन को कहा गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा देखिएगा जितने भी सामाजिक सुधार हुए, इन सामाजिक सुधारों को साथियों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस समय क्लास चल रही है साथियों, आप बिलीव करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा घटना चक्र वालों ने आपको दे रखा है। बस मैंने इसी को पढ़ा दिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे खुद से किताब नहीं पढ़ पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, सबसे पहली बात तो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है टॉपिक के बारे में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर इतना ही बच्चे किताब पढ़ते तो आप उठा के देख लीजिए कि आपने कोई किताब, अगर एक्सेप्शन में 2-4% को छोड़ दें
तो किसी ने पूरा किताब कभी 4-5 बार कंप्लीट नहीं किया होगा, ठीक है ना। अगर आपने कंप्लीट किया होता तो आपको कहीं पढ़ने की वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब देखना यहाँ शिशुवध जो था ये प्रतिबंध हुआ था, शिशुवध रोक हुआ था। सती प्रथा का अंत आप देखोगे 1829 में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। और आप देखना साथियों, तो सती प्रथा पर रोक के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया था, तो याद रखिएगा उनका नाम था राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय इनका पूरा नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा इनकी एक प्रसिद्ध किताब आई है जिनका नाम है संवाद कौमुदी, ये इनका एक प्रसिद्ध किताब थी। आप देखेंगे आपसे कई बार पूछा गया स्टेटमेंट में कि संवाद कौमुदी किसके बारे में थी। आप देखिएगा साथियों, राजा राम मोहन राय ने यहाँ पे सती प्रथा के बारे में इस संवाद कौमुदी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि राजा राम मोहन राय ने पूरा भरसक प्रयास किया और बेंटिक जब आया तो सती प्रथा को इसने 1829 ईस्वी में रोक दिया। अच्छा साथियों, जब आप पुर्तगालियों को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, तो आप कहते हैं अल्बुकर्क को। तो आप एक बात बताओ कि जब पुर्तगालियों का पहला वायसराय अल्मीडा था तो अल्बुकर्क सेकंड वायसराय बन के आया। क्यों हम इसको वास्तविक कहते हैं? अल्मीडा ने तो बड़े अच्छे अच्छे काम किए, उसने हिंद महासागर क्षेत्र पे कब्जा किया, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको आप शांत जल की नीति कहते हैं वो लागू किया। लेकिन अल्बुकर्क को हम वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? आप देखना साथियों, आप किताब में जब पढ़ोगे तो वहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अल्बुकर्क इसीलिए वास्तविक कहा गया क्योंकि अल्बुकर्क एक रणनीति अपनाया। उसने कहा कि ये जो राजा राम मोहन राय सती प्रथा को लेकर के बात कर रहे हैं, इस सती प्रथा को हम खत्म कराएंगे। अब देखो यहाँ उसने अपना स्वार्थ सोचा। स्वार्थ क्या सोचा कि सती प्रथा खत्म होगा तो यहाँ पे भारत में जो विधवा महिलाएं होंगी तो भारतीय तो भैया अपने धर्म के खिलाफ जाएंगे नहीं, वो कहेंगे अरे भाई विधवा से हम शादी नहीं करेंगे। तो अंग्रेज तो कर सकते हैं, पुर्तगाली तो कर सकते हैं। और आपने देखा होगा साथियों, अगर आपके यहाँ भी कुछ लोगों को देखा आपने होगा, लव मैरिज अगर आप करोगे तो स्त्री की कोई जाति हमारे यहाँ नहीं होती है। स्त्री जिस तरीके के मर्द से शादी करेगी वो उसी के नाम से जानी जाएगी, उसी के कास्ट में जानी जाती है। आप उठा के देख लीजिएगा, अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा। तो ऐसे में पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क ये दिमाग लगाया कि जब हम सती प्रथा को रुकवाएंगे तो फायदा हमारा है। कैसे? विधवाओं से शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो संख्या भारत में किसकी बढ़ेगी? पुर्तगालियों की। तो देख रहे हैं पीछे का स्वार्थ उसका। तो ऐसे में आप ये मत उसको भक्त मत समझ लीजिएगा कि भाई बड़ा अच्छा आदमी था अल्बुकर्क, उसने सती प्रथा को अंत किया ना, वो अपने स्वार्थ के लिए किया था बस, ठीक है ना। तो उसने सपोर्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। दास प्रथा 1843 में इसका अंत किया गया, एलन बरो के द्वारा दास प्रथा पे रोक लगाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आप देखोगे साथियों 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में आया था। और ये आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए प्रयास किया, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन किया था? तो शायद ईश्वरचंद विद्यासागर थे। मे बी मैं सही हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। हिंदू नेटिव मैरिज एक्ट आप देखेंगे तो नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में आया था, जिसमें अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आप देखेंगे तो लैंसडाउन के नेतृत्व के काल में आया था। लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई। और शारदा एक्ट 1929 जो इरविन के टाइम पीरियड में आया, आप देखेंगे लड़कियों के विवाह की वर्ष जो आयु थी वो 14 वर्ष कर दी गई और बालकों का कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष, ठीक है ना। अब आपके यहाँ पे दिमाग में ये भी बात आती होगी कि अरे भाई ये लड़की की 14 वर्ष में कहाँ शादी हो जा रही है, लड़का का कहाँ 18 वर्ष कर रहा है? तो इसके बारे में भी देखिएगा साथियों, लॉजिक है। हमारे यहाँ भी जब शादी ब्याह होता है तो आप देखेंगे लड़का हमेशा लड़की से क्या होता है? बड़ा होता है। उसका रीजन ये होता है लड़कियां लड़कों से पहले मैच्योर हो जाती हैं, इसलिए जब 4 साल छोटी लड़की रहेगी तो वो बराबर के रूप में मैच्योर रहेंगे 4 साल बड़े लड़के के साथ। तो इसीलिए आपने देखा होगा बड़े लड़कों के साथ हमेशा घर वाले शादी कराते हैं, ठीक है ना। 2, 4, 5 साल लड़का लड़की से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। अब वो कितने हद तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं यही मानता हूँ भैया, अगर ऐसा रहता तो बराबरी वाले में नहीं पड़ता। तो बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब देखिए यहाँ उपाधि की बात दिया गया, प्राप्तकर्ता की बात दिया गया, दाता की बात दी गई। आइए देख लेते हैं। गुरुदेव आप देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिया था। गुरुदेव, या आप देखेंगे साथियों गुरुदेव का जो उपाधि था ये रविन्द्रनाथ टैगोर साहब महात्मा गांधी को देते हैं। महात्मा की उपाधि आप देखेंगे महात्मा गांधी प्राप्त करता है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैंने उल्टा बोल दिया। आप कहते हैं ना कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा की उपाधि आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी को मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ये कब मिला था? आप देखेंगे जब गांधी जी पहली बार भारत पूर्ण रूप से आ जाते, जब 9 जनवरी 1915 को
और जब 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचते हैं तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला इनको चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाते हैं। और जब गांधी जी 1917 वाले चंपारण सत्याग्रह को पहला अपना सफल सत्याग्रह बनाते हैं तो ऐसे में रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब खुश होकर के गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। नेताजी उपाधि अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस साहब को ये दिया गया था। और हिटलर आप देखेंगे जब ये बर्लिन गए थे तो हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी और पूरा आप देखेंगे बर्लिन इनको नेताजी नेताजी के नाम से बोलने लगा था। सरदार की उपाधि अगर आप देखेंगे तो वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं के लिए जब इन्होंने आंदोलन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तब वहां की महिलाएं खुश होकर के इनको सरदार की उपाधि साथियों देती हैं। देश रत्न अजात शत्रु याद रखिएगा, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि दी गई थी और ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। कायदे आजम आप देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना को यह उपाधि दी गई थी जो कि महात्मा गांधी ने ये उपाधि दिया था। याद रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दो एक ही राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। चलिए, देश नायक की उपाधि आप देखोगे तो सुभाष चंद्र बोस प्राप्तकर्ता थे, इनको मिला था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको ये उपाधि दी थी। विवेकानंद की बात करोगे तो स्वामी विवेकानंद जो इनको उपाधि मिली थी वो महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी को। और कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी थी। राजा की उपाधि अगर आप देखोगे साथियों तो यह राजा राम मोहन राय को दिया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा। अकबर द्वितीय कौन था? तो आप देखोगे साथियों तो उत्तरवर्ती मुगल काल का एक मुगल बादशाह था जो हमेशा सूरा शराब में बिजी रहता था, पी करके भंड रहता था। इसको कोई महल में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और चीज़ों को देख लेते हैं, जो संस्थाएं हैं, जो स्थापना वर्ष है उनके और उनके कौन कौन संस्थापक हैं। देखिएगा साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसका पूरा नाम है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आप देखेंगे तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस टाइम पीरियड पे वॉरेन हेस्टिंग साहब आप देखेंगे तो यहाँ गवर्नर जनरल होंगे। ये सिर्फ अंग्रेजों को यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए, भाषाओं को सिखाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा याद रखेंगे साथियों, 1815 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। यही आत्मीय सभा बाद में चल करके 1828 में ब्रह्म समाज बन जाती है। बाद में आप देखेंगे जब ब्रह्म समाज आगे बढ़ता है तो 1865 में जाकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर इन दोनों में विवाद होता है और केशव चंद्र सेन अपनी ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज की, ठीक ना। और वो अपना अलग, क्यों? क्योंकि वहाँ रीजन ये होता है कि केशव चंद्र सेन अपनी लड़की का विवाह खुद ही एडल्ट होने से पहले ही करा देते हैं, यही रीजन होता है टूटने का, तो ये ध्यान रखिएगा। युवा बंगाल आंदोलन आप देखेंगे तो 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज आप देखेंगे तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। यही आत्मीय सभा का नाम बदल करके ब्रह्म समाज कर दिया गया। तत्वबोधनी समाज आप देखेंगे तो 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। ये वही देवेंद्रनाथ ठाकुर थे जो ब्रह्म समाज आगे जब 1865 में टूटेगा तो आदि ब्रह्म समाज भी स्थापित करेंगे। परमहंस मंडली आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे 1840 में इसकी स्थापना करेंगे आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादो पांडुरंग। रहनुमाई मजदयासन सभा आप देखोगे तो 1851 में दादा भाई नरौजी के द्वारा आप देखेंगे इस संस्था की स्थापना की जाएगी। दादा भाई नरौजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी है, धन के निष्कासन के सिद्धांत को भी आप सभी जानते होंगे। बालिका विद्यालय की बात अगर आप करेंगे तो 1891 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा ज्योतिबा फूले की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। और याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है, ज्योतिबा फूले के नाम से बच्चों को लगता है कि ये कोई महिला होंगी जबकि ये पुरुष थे। इनके ऊपर एक मूवी आई है साथियों, आप देखेंगे बड़ा अच्छी मूवी है, किस तरीके से इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, किस तरीके से इन्होंने विभिन्न महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाया, दलितों के लिए काम किया। तो सत्यशोधक समाज इनके संस्था का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कई बार पूछता है कि सत्यशोधक समाज किसकी है, तो आप कहेंगे ज्योतिबा फूले जी की है। ओके, तो ये आपको इतनी सारी बातें साथियों आपको तैयार रखनी है। देखना मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जब आप TWM द लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जब जाओगे यूट्यूब पे तो वहाँ मैंने हिस्ट्री की बहुत सारी क्लास ली है। वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, वहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि बिना डिजिटल बोर्ड नहीं है, पैसे नहीं है अभी उतने मेरे पास, तो इसलिए मैं आपके लिए इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि आपका काम एक ही है, पढ़ो खाओ पढ़ो खाओ। तो सब्सक्राइबर पे प्लीज़ मुझे आप नोटिस मत करिएगा। आपको मेरे बारे में जानना है तो आप टॉपर स्वीट मानस प्लेटफॉर्म पे आप आके देख सकते हैं।
वहाँ मेरी क्लासेज, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों का प्यार स्नेह रहता है। उन्हीं बच्चों के लिए मेनली फोकस रूप से मैंने ये चैनल शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था और कि सर आप कुछ एक्स्ट्रा दिया करिए। तो वहाँ भी बच्चे वो पढ़ ही रहे हैं और यहाँ पे मैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर डोज के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा साथियों। मोहम्मदन लिटरेटी सोसाइटी आप देखेंगे 1863 में स्थापित हुई अब्दुल लतीफ के द्वारा। वेद समाज आप देखेंगे 1864 में के श्री धरालू नायडू के द्वारा स्थापित हुई। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में यह स्थापित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नरौजी इसके संस्थापक थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एम.जी. रनाडे इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज आप देखोगे तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो आप देखेंगे बाद में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, 1875 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। तो ये आपको कुछ बातों को साथियों यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए बहुत फटाफट हम साथियों रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी लोगों में से बहुत सारे साथियों का ये विचार था कि सर प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराइए जिससे कि हमारे लास्ट टाइम पीरियड पे हमारे बहुत अच्छे रिवीजन हो जाएं और क्वेश्चन आने की संभावना वहाँ से हो, ठीक है ना। तो मेरे पास पीपीटी वाले कोई है नहीं कि मैं पीपीटी बनवा पाऊँ, मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं कि मैं 4-5 लाख का सेटअप लगवा पाऊँ। तो मैं विभिन्न संस्थान की ही मदद से आपको मदद कर दे रहा हूँ। आप बस पढ़ो, आगे बढ़ो, ROAR बन जाओ, ठीक है साथियों। इंडियन लीग के बारे में आप देखोगे तो 1875 में स्थापित हुआ। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। वेदों की ओर लौटो नारा भी इन्होंने ही दिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में आप देखोगे इसकी स्थापना मैडम ब्लावास्की एवं कर्नल अल्काट ने किया था। याद रखिएगा साथियों 1893 की 2 घटना है, ये आपको ध्यान रखना है। 1893 में 3 घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं रटा दे रहा हूँ। देखो थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में बन चुकी थी। 1893 में सबसे पहले तो एनी बेसेंट भारत आती हैं। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, जो कि थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बन करके मद्रास के अडियार में आती हैं। दूसरा आप देखोगे तो 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने जब आप देखेंगे कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, जहाँ पे इन्होंने बहुत फेम प्राप्त किया। 1893 में तीसरा बात अगर आपको देखना है तो आप देखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, किसका केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला सेठ जो गुजराती व्यापारी था उसका केस लड़ने। और वहीं अफ्रीका में आप देखेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 24-25 वर्षों तक रहे और फिर सीधे ये भारत आए थे परमानेंट 1915 में। इसीलिए 1915 में जब ये 9 जनवरी 1915 को आए तो 9 जनवरी को आप प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित किया आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखिएगा कांग्रेस के इनको महासचिव भी कहा जाता था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, तो आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों कि डफरिन था, ये ध्यान रखिएगा। साथियों मेरे पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ लेकिन वीडियो बस लेंदी हो जाएगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपको मेन चीज़ें दे रहा हूँ और जैसे ही हमारा एग्जाम कंप्लीट होगा ना, हम यूपी पीसीएस के लिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से बड़े प्यार से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में आप देखेंगे होता है। फिरोज शाह मेहता, तेलंग और तैयब जी मिलकर करते हैं। बेलूर मठ 1898 में स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं। याद रखिएगा साथियों 1897 में विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पे परमहंस जो संस्थान था वो भी स्थापित किया था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िएगा, फिर से आपसे यहाँ पे कुछ संस्थाएं दी गई हैं, उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, इनको एक जगह देख लीजिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में स्थापित हुआ महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। शारदा सदन 1889 में स्थापित हुआ, रामाबाई ने किया था। इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन जो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अभिनव भारत समाज 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के नाम ने इसको किया था। याद रखिएगा साथियों ये जो अभिनव भारत समाज था 1899 में इसी का नाम मित्र मेला रखा गया था। बाद में इन्होंने 1904 में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत समाज कर दिया था। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनर ट्रेंड बदल रहा है। वो आपसे कुछ संगठन के नाम देकर के, संस्था के नाम देकर के पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारी थे और कौन नहीं थे। तो अब ऐसे में देखिएगा साथियों क्रांतिकारी संगठन आया कैसे। क्रांतिकारी संगठन आप देखेंगे जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी 2 प्रकार के नेता थे। उदारवादी चाहते थे कि भैया हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बाबू भैया करके हम सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को फॉलो करते हुए हम आज़ादी को प्राप्त करें।
और उग्रवादी चाहते थे कि तुरंत मार काट हत्या करके प्राप्त कर लें। ऐसे में जब 1905 का बंगाल विभाजन होता है, सूरत विभाजन में आप देखेंगे कि उग्रवादी चाहते हैं कि भैया अभी तक तुम क्या उखाड़ लिए, बंगाल का विभाजन भी कर दिया, इधर कर्जन हुआ। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि इन्हीं उग्रवादियों से प्रभावित जो उस समय के यंग जनरेशन वाले बच्चे थे, उन्होंने मिलकर के क्रांतिकारी संगठन शुरू किया। तो इसीलिए क्रांतिकारी संगठन 2 बार हुए थे, 2 चरण में ये फैले थे। पहला आप देखेंगे 1905 से 10-12 के दौरान में हुए थे, और दूसरा आप देखेंगे जब जैसे ही गांधी जी का सहयोग आंदोलन विफल होता है तो उसके बाद से शुरू होता है और 2828 तक चलता है, जिसमें HRA HSRA को आप पढ़ते हैं। ठीक ना। तो बहुत कुछ है साथियों बताने के लिए, बताने लगूंगा तो बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अभिनव भारत समाज आपको ध्यान रखना एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में आप देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी और जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे, इन्हीं के द्वारा खोला गया था। 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तभी ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न एक साथियों पूछा जाए कि गांधी जी को भारत लाने में मुख्य योगदान किसका है, याद रखिएगा वो अलग बात है कि इनके साथ भेदभाव हुआ, ट्रेन में से उतारा गया दक्षिण अफ्रीका में, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले 5 वर्षों से लगातार गांधी जी को पत्र लिख रहे थे, क्योंकि ये देख रहे थे कि गांधी जी किस तरीके से सफल पे सफल आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों कि गांधी जी को बार बार बुलाते हैं, तो गांधी जी को बुलाने में सबसे पहला योगदान किसका होता है, गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक ना। याद रखिएगा गांधी जी जब भारत आते हैं तुरंत राजनीति में उतरना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु जो होते हैं, राजनीतिक गुरु, ये इनको कहते हैं गांधी पहले जाओ 1 वर्ष भारत में घूमो, जब 1 वर्ष भारत में घूमोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस तरीके से आंदोलन करना है, कैसे हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है ना। आगे देखिएगा मुस्लिम लीग का गठन आप देखेंगे आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया था और 1906 में। और यहाँ पे साथियों आप देखेंगे मुस्लिम लीग के गठन करने का मेन रीजन आप देखेंगे तो यहाँ मिंटो को माना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो आया उसमें मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन पद्धति को एक्सेप्ट किया था। कौन, आप देखेंगे मार्ले मिंटो ने। ठीक ना। मिंटो चाहता नहीं था कि हिंदू मुसलमान एक हों, इसीलिए पृथक निर्वाचन का तात्पर्य ये होता है कि जैसे मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान चुनेंगे, दलितों को सिर्फ दलित चुनेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि एक तरीके से हिंदू और मुसलमानों में मतभेद करा दिया। तो आप देखेंगे पृथक निर्वाचन पद्धति भी मुसलमानों को दे देता है, कब, 1909 में मिंटो। सोशल सर्विस लीग आप देखेंगे 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल आप देखेंगे साथियों किसके स्थापना करते हैं, कहाँ पे, तो यूएसए को सैन फ्रांसिस्को में आप देखेंगे इसकी स्थापना करते हैं गदर पार्टी की। और याद रखिएगा ये भी एक प्रकार की क्रांतिकारी संगठन था। याद रखिएगा साथियों गदर पार्टी जो थी पहले ये पत्रिका थी, गदर पत्रिका, जो उर्दू भाषा में प्रकाशित होती थी, बाकी अन्य 4 भाषाओं में। ठीक ना। लेकिन आप देखेंगे साथियों कि जब किसी पत्रिका ने खूब धूम मचा दिया तो उसी को संगठन बना दिया जाता था। जैसे युगांतर जो संगठन आप पढ़ते हैं वो एक पहले पत्रिका थी। जब आप देखेंगे कि कोई पत्रिका आपकी खूब धूम मचा दे रही तो आप स्वाभाविक सी बात है आपने कोई टेस्ट सीरीज मान लो साइट से लॉन्च किया और लोगों को पसंद आ गया, तो ऐसे में आपने उसी टेस्ट सीरीज के नाम से अपनी एक संगठन बना दिया, एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया। ठीक ना। तो यही होता था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं अन्य चीज़ें, यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं, इन्हीं के माध्यम से सारा नॉलेज दे दूंगा आपको। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय संस्थापक इसके थे। होम रूल लीग आप देखेंगे तो 1916 में तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा इसको चलाया गया। याद रखिएगा साथियों होम रूल लीग के बारे में अगर पूछा जाएगा कि विचार किसका था, तो आप कहिएगा ये विचार होम रूल लीग का शुरू करने का एनी बेसेंट का था, क्योंकि आयरलैंड में होम रूल वाली ये जो आंदोलन थे वो चल रहे थे। ठीक ना। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे होम रूल को एक बार आपके यूपी पीसीएस ने गृह शासन संगठन पूछ लिया था। तो याद रखिएगा होम का मतलब घर, रूल का मतलब नियम या शासन। ठीक ना। तो होम रूल लीग की स्थापना आप देखेंगे तो सबसे पहले विचार आया एनी बेसेंट के मन में, लेकिन स्थापना आप देखेंगे तो मार्च या मई के करीब में तिलक करते हैं और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में अपने होम रूल की स्थापना करते हैं। दोनों अलग अलग चलाते हैं। आप देखेंगे साथियों तो सबसे फेमस आप देखेंगे तो किसका होम रूल रहा, तो आप कहेंगे तिलक का रहा। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शाखाएं किसकी रही, तो आप कहेंगे एनी बेसेंट के होम रूल की सबसे सर्वाधिक शाखाएं रही थी। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट आप देखेंगे साथियों ने स्थापित किया था। और इसी 1917 में आप देखेंगे कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस की पहली अधिवेशन के पहला अध्यक्षता किया था और ऐसे में ये प्रथम महिला अध्यक्ष कहलाई थी। ठीक ना। याद रखिएगा साथियों 3 चीज़ें हैं, एक दिखना 1917 आपको ध्यान रखना है, एक 1925 ध्यान रखना है, एक 1933 आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस में टोटल इतने अधिवेशन हुए 55 के करीब में, जिसमें से मात्र 3 अधिवेशन महिलाओं ने किया था। एक 1917 का एनी बेसेंट ने किया कोलकाता अधिवेशन, जिसमें आपने देखा कि यह प्रथम महिला
महिला अध्यक्ष कहलाई कांग्रेस की। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था, जो कि प्रथम भारतीय महिला कहलाई अध्यक्ष के रूप में। और 1933 में आप देखेंगे तो नलिनी सेनगुप्ता ने यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये मात्र 3 ही महिलाएं थीं जिन्होंने कांग्रेस की साथियों अध्यक्षता किया था। खिलाफत आंदोलन आप देखेंगे तो 1919 में अली बंधु महोदय के द्वारा इसको किया गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने का हम प्रयास कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि उस 1919 में 3 कांड हुए थे। पहला आप देखेंगे साथियों रॉलेट एक्ट आता है, जिसको बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहते हैं। आप देखेंगे साथियों इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो लोग उनको छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुए, और भारतीयों में से ही एक व्यक्ति जो था वायसराय की परिषद में, वो सीधे क्या कर दिया कि भैया धोखा दे दिया। जाकर के वहाँ जनरल ओ डायर कहता है कि धारा 144 लागू है, किसी को बाहर नहीं निकलना है। और वो लोग उससे पूछने जाते तो कह देता जाओ जाओ पार्क में जाकर के शांतिपूर्ण आंदोलन करो। और ऐसे में जनरल ओ डायर आता है, सबको गोलियों से उड़वा देता है। उसी को हम लोग कहते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया साथियों, उसी के ही कुछ 2-3-4 महीनों बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि जब मुसलमानों से जो अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम तुर्क के खलीफा के पद को हटाएंगे नहीं, वो हटा देते हैं। ऐसे में आप देखेंगे अली बंधु के नेतृत्व में 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। और जब खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है तो गांधी जी अब तक भारत आ चुके होते हैं, और गांधी जी बहुत दिमागदार आदमी होते हैं, ये याद रखिएगा। अब गांधी जी सोचते हैं कि भाई ऐसा क्या काम करें कि हिंदू मुसलमान को जो अंग्रेजों तोड़ रखे हैं इनको हम एक कर दें। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों कि गांधी जी इस 1919 के खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष तक बना दिए जाते हैं। जिन्ना क्या कहता है, जिन्ना कहता है कि अरे भाई गांधी पे विश्वास ना करो, ये भैया ये कुछ ना कुछ स्वार्थ से आया होगा। और वाकई में गांधी जी आप देखे होंगे हमेशा कहते हैं कि 1 कलम है तोड़ोगे टूट जाएगा, 50 कलम है तोड़ोगे नहीं टूटेगा। आप अपने घर में देख लेना, जिसकी संयुक्त फैमिली है ना, कोई पड़ोसी का हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कर पाए, लेकिन जिसके परिवार में लोग अलग अलग हो गए हैं ना, वो देखता टूट जाता है परिवार। अब ऐसे में गांधी जी इस जब हिंदू मुस्लिमों को यहाँ पे जब एक कर लेते हैं तो ऐसे में पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन शुरू करते हैं 1 अगस्त 1920 को, जिसको आप कहते हो असहयोग आंदोलन। और वो असहयोग आंदोलन आप देखोगे साथियों बहुत फेम प्राप्त करता है पूरे भारत के लेवल पे। बस चौरी चौरा का कांड अगर नहीं हुआ होता ना 4 फरवरी 1922 को, तो आप देखोगे वो बहुत शानदार आपका असहयोग आंदोलन चला होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको क्रोनोलॉजिकल टर्म्स के लिए कहानियां भी जानना बहुत जरूरी होती हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में एम.एन. जोशी जो कि ने रखा था। स्वराज पार्टी आप देखोगे तो 1923 में इसकी स्थापना की गई मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। याद रखिएगा साथियों स्वराज पार्टी क्यों बनी थी, क्या रीजन है इसका, एक बार उद्देश्य पूछा गया, समझ लीजिएगा। आप देखेंगे जब 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, पहला पूरे भारत के लेवल का आंदोलन। आप देखेंगे साथियों इसी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और यही वो बाल गंगाधर तिलक थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे, गरम दल के नेता होते हुए। आप देखेंगे साथियों कि जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, तो चौरी चौरा कांड होने के नाते असहयोग आंदोलन को गांधी जी 12 अगस्त 1922 को स्थगित कर देते हैं। अब आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि चौरी चौरा कांड में जो भीड़ आ रही थी, जिन्होंने पुलिस वालों को जला दिया, वो किसके नेतृत्व में आ रही थी। तो एक रिटायर्ड सेना का जवान था जिसका नाम था भगवान अहिर, ठीक ना, उसी के नेतृत्व में वो सेना आ रही थी। ये नाम कभी पूछा नहीं गया, ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे साथियों जब असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो भाई अब आप खुद देखे होंगे जब आपके घर में शादी ब्याह रहता है तो शादी ब्याह अचानक से जब खत्म होता है तो बड़ा सूना सूना लगता है। ऐसे में पूरा भारत सूना लग रहा था। और इधर से क्या हुआ कि चित्तरंजन दास जो थे यह गया अधिवेशन करने गए थे। कहाँ पे, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 का करने गए थे। यह आपके बिहार का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का था। ऐसे कंडीशन में जब ये वहाँ से आते हैं दिमाग लगाते हैं, कहते हैं एक काम करो कि भैया छोटे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो हम नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े नेता तो हम नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे हम अपना काम करते हैं। अंग्रेजों को ये नहीं साबित करने देंगे कि देखो एक आंदोलन स्थगित हो गया तो हम भी चुप्पा मार लिए। ऐसे में तुरंत ये इलाहाबाद पहुंचते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ, और ऐसे में आप देखेंगे इलाहाबाद में आप ये क्या कर लेते हैं साथियों कि स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। कौन, तो आप देखेंगे साथियों कौन, तो ये आपके कौन, चित्तरंजन दास, ठीक ना, जिनको देश बंधु की उपाधि से भी हम लोग ध्यान रखते हैं। इनका 2 ही उद्देश्य था, एक तो भैया आंदोलन करते रहिए, लगातार करते रहिए, अंग्रेजों के नाक में दम कर दीजिए, और दूसरा कांग्रेस में रहते हुए क्षेत्रीय परिषदों में सीटों की मांग को बढ़ाने के लिए। ये 2 पर्पज से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे देखिएगा HRA की बात कर रहा है, HRA की बात कर रहा है, इसको बोलते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिएगा घटना चक्र की मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने कंटेंट इंपॉर्टेंट दिया है, लेकिन साथियों इन्होंने अगर इस कंटेंट को थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल पीरियड में दिया होता तो और मज़ा आता आपको। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आपके दिमाग में मैं बैठा दूँ,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करना, जो चीज़ें मिल रही हैं मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप उस तरह से रिवीजन करके जाना। अब देखो यहाँ HRA से पहले ही बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने HRA रख दिया। अच्छा HRA को ही समझ लेते हैं, चलो ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभी किसी तरह मैनेज कर लो आप सभी लोग, ठीक है ना। लेकिन कंटेंट इन्होंने बेस्ट रखा है तो थोड़ा सा इनको कुछ काम करना चाहिए था, क्रोनोलॉजिकल आधार पे इनको रखना चाहिए था। बाकी जैसे जैसे मैं कुछ काम करूंगा आपके लिए कुछ ना कुछ मैं तैयार करवा रहा हूं, तो आप एग्जाम दे लो, PCS के लिए बहुत अच्छे से मैं आपको तैयारी करा दूंगा, ठीक है ना। दोनों प्लेटफॉर्म पे, टॉपर्स विद मानस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट दूंगा। अब देखना साथियों, ये HRA जब दूसरे चरण में असहयोग आंदोलन विफल हो जाता है तो छोटे छोटे क्षेत्रीय लेवल के आंदोलन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे साथियों कि 1924 में क्या होगा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होगा। किसके नेतृत्व में? सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में। एक बार हरियाणा PCS में एक प्रश्न पूछा था कि भगत सिंह का HRA में डायरेक्ट संबंध था या नहीं था, तो आप कहिएगा भगत सिंह HRA से डायरेक्टली नहीं जुड़े थे, इनडायरेक्टली वे में शामिल थे। अब देखिएगा साथियों, यही HRA जो होता है सचिंद्र सान्याल स्थापित करते हैं। इसी भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई क्रांतिकारी संगठन कांडे करने को बनी है। अब ये कांड क्या कर देते हैं मेरे भाई, काकोरी कर देते हैं। अब कब कर देते हैं? 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड कर देते हैं। अब ऐसे कंडीशनों में क्या होता है कि ये लखनऊ टू 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूट लेते हैं, उसमें जो सरकारी खजाना होता है लूट लेते हैं। अब ऐसे में 29 लोगों को आप देखेंगे अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं। इस 29 लोगों में आप देखेंगे साथियों राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया जाता है, जिनको गोरखपुर के जेल में फांसी दी जाती है, रोशन लाल को इलाहाबाद के जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा के जेल में और सचिंद्र बख्शी को उम्र कैद की सजा दी जाती है। अब यहाँ से आपसे अगर पूछेगा कि कौन फरार हो गया था, तो आप कहिएगा जब यहाँ काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ तो बच के कौन निकल गया था? चंद्रशेखर आजाद साहब निकल गए थे, ठीक है ना। और बाकी भगत सिंह यहाँ डायरेक्टली शामिल ही नहीं थे, तो भगत सिंह का कोई रोल ही नहीं था, ठीक है ना। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे साथियों, यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ से बच करके निकल गए, अब कौन, आप देखोगे कि चंद्रशेखर आज़ाद, तो अब ये क्या करते हैं, जब कुछ मामला शांत होता है तो 1928 में ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में ये क्या करते हैं, भगत सिंह के साथ मिल जाते हैं और भगत सिंह के साथ मिलकर के HSRA का गठन कर देते हैं, जिसको आप कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखिएगा भगत सिंह भी 1926 में स्टार्ट किए होते हैं, जिनका नाम होता है पंजाब नौजवान सभा। और जब यहाँ पे HRA आप देखेंगे कि गठित करना होता है चंद्रशेखर आज़ाद को, तो वो भगत सिंह से कहते हैं अपनी पंजाब नौजवान सभा को लाके इसमें मिला दीजिए, ठीक है ना। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो घटना चक्र में ऊपर नीचे सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। बिल्कुल तसल्ली से पढ़ लो मेरे भाई, मज़ा ना आ जाए तो नाम बदल देना। इतिहास रटा दूंगा, ठीक है ना, बस समय मिलने दो एक बार। इतिहास एकदम नहीं रटा दिया ना, इतिहास आप देख करके कभी कहोगे कि कभी हम डर लगता था और कभी कहोगे कि भैया इतिहास मज़ा आ रहा है। और इतिहास ही नहीं साथियों, आपको ऑलराउंडर हूँ मैं, आपको इतना मैं काम करा दूंगा कि आपका यूपी PCS RO यूपी के जो एग्जाम आप दोगे निकल जाएगा। देखो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापित हुआ था, BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1925 में स्थापित हुआ, डॉक्टर हेडगवार ने इसकी स्थापना की। नौजवान आप देखोगे नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने मिलकर किया। यही नौजवान सभा आकर के किसमें, HSRA में, चंद्रशेखर आजाद वाले में जुड़ जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये देखो नाम इधर चला गया है, ये थोड़ा आपका कंटेंट में गड़बड़ी है। HSRA इसको आप कह सकते हो। इसकी स्थापना 1928 में करेंगे चंद्रशेखर आजाद, फिरोज शाह कोटा दिल्ली में, और यहाँ पे ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं। कौन? नौजवान पंजाब सभा और सोशलिस्ट। खुदाई खिदमतगार 1929 में बनी थी अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में। याद रखिएगा साथियों, इसी खुदाई खिदमतगार के द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया, जिसको कई बार आप कहते हो रेड शर्ट्स आंदोलन। याद रखिएगा इन्हीं अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी बोलते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? सीमांत गांधी के नाम से साथियों पुकारते हैं। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में स्थापित किया महात्मा गांधी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर ने स्थापित किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा यहाँ पे एरो दे करके मैं चीजें समझाता हूँ। देखना, एक 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको आप कहते हो हरिपुरा का अधिवेशन, और ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, ये भी पूछा गया है। और 1939 में आप देखोगे साथियों तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जो कि कहाँ पे है? त्रिपुरी, तो मध्य प्रदेश, जबलपुर में। अब ऐसे कंडीशन में साथियों आप देखोगे कि 1938 के टाइम पीरियड तक
कांग्रेस में चुनाव नहीं होते थे। यहाँ पे जो बड़ा नेता जिसको कह देता था ना, वही यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता था। अब इस हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में क्या हुआ कि ऐसे में गांधी जी के बड़े फेवरेट होते हैं सुभाष चंद्र बोस, नए नए मिले होते हैं गांधी जी से, तो गांधी जी कहते हैं सुभाष को यहाँ पे अध्यक्ष बना दो। लेकिन जब उस अध्यक्ष जब बन जाते हैं सुभाष चंद्र बोस और अपना पहला भाषण देते हैं, तो ऐसे में गांधी जी कहते हैं अरे बाप रे बाप, मैं तो बड़ी बड़ी गलती कर दिया। सुभाष चंद्र बोस तो वामपंथी से विचारधारा से प्रभावित है, इसके अंदर तो उग्रवाद दिख रहा है, मैं तो अहिंसा को लेकर चल रहा हूँ। फिर गांधी जी कहते हैं चलो जाने दो, अब कांग्रेस का एक साल रहा है तो इसको अध्यक्ष, चलो करते रहेगा काम, जो भी होगा चलते रहेगा, अगले साल नहीं बनाएंगे। अब आता है 1939 का समय। अब इस समय जब आप देखोगे तो त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता के लिए गांधी जी कहते हैं कि हमारी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया राय रहेंगे। बाकी लोग मिलकर के फिर सुभाष चंद्र बोस को यहाँ जिता देते हैं। अब गांधी जी को ये बात लग जाती है, करे भाई सुभाष चंद्र बोस वामपंथी विचारधारा से ग्रसित है, फिर भी लोग पट्टाभी सीतारमैया को न जिता करके इसी को जिता दिए। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे गांधी जी सीधे एक स्टेटमेंट कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस को ये बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को बहुत मानते हैं, प्यार करते हैं। ऐसे कंडीशन में सुभाष चंद्र बोस वही यहाँ से इस बात को छोड़ेंगे, पद को छोड़ देते हैं, अपने आप त्यागपत्र देते हैं और सीधे कहाँ चले जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने 1939 में। तो यही कुछ कहानी थी। अच्छा, एक चीज़ें और आपसे पूछी जाती हैं साथियों कि जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो इनकी जगह पर कौन अध्यक्षता फिर किया बचे हुए टाइम पीरियड में? तो बच्चे पट्टाभी सीतारमैया को मार देते हैं ना, याद रखिएगा राजेंद्र बाबू ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। जब भी कभी भी याद रखिएगा, एक ट्रिक आपको याद करा दे रहा हूं, जब भी कोई भी त्यागपत्र कांग्रेस का देगा तो उसके बाद अध्यक्षता बचे हुए कार्यकाल में राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे। चाहे 1946 का भी देख लीजिए, जो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय बाद में इस्तीफा दे देते हैं, उसमें भी राजेंद्र प्रसाद बाद में संभालते हैं। तो ये आपको एक ट्रिक मैंने बताया। आज़ाद हिंद सरकार आप देखेंगे 1943 में सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं, जब हिटलर इनको बर्लिन में आप देखेंगे कि नेताजी की उपाधि देता है। तो ये देखिएगा समसामयिक घटना चक्र के द्वारा ये आपको कुछ चीज़ें साथियों दी गई हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा हम लोग इस अब लास्ट की तरफ चल रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तक पत्रिकाएं को देख लेते हैं। देखिएगा अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय की आप देखेंगे तो पुस्तक पत्रिका है। इंडियन मिरर आप देखेंगे मनमोहन घोष, केशव चंद्र सेन की है। इंडिपेंडेंट आप देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू की है। काल आप देखेंगे तो शिव राम महादेव परांजपे की है। कामरेड व हमदर्द आप देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना की है। केसरी आप देखेंगे जो कि मराठी भाषा में थी। द मराठा आप देखेंगे जो अंग्रेजी भाषा में थी। और गीता रस, ये 3 किताब आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक की है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये आप देखेंगे ये किताब किसकी है तो अरविंद घोष साहब की है साथियों, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और भी किताबें हैं, इनको देखिएगा। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है। और याद रखिएगा यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन को कहा कि अचानक से तड़कती बिजली के समान या अचानक से किया गया कुल्हाड़ी का प्रहार था, ये भी आपसे पूछा जाता है। भवानी मंदिर आप देखेंगे बारिंद्र कुमार घोष का था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब महात्मा गांधी के पुस्तक हैं। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का है और मोतीलाल घोष का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया आप देखेंगे तो एनी बेसेंट की पुस्तक है। ये आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है, ये पत्र पत्रिकाएं पुस्तक हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। वहीं पे साथियों हम आगे की तरफ जब देखेंगे तो फ्री हिंदुस्तान देखिएगा, बीपीएससी ने पूछा था। तारकनाथ दास की पुस्तक है द रिवोल्यूशनरी। सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और राफ्त गुप्तार ये आप देखोगे तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड आप देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अनहैप्पी इंडिया आप देखोगे तो लाला लाजपत राय का है। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, ये अबुल कलाम आजाद का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है साथियों तो ये आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये आपको यहाँ पे देखिए आगे आई गया, अभी मैं बता रहा था आगे आई गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये तीनों पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। हिंट्स फॉर सेल कल्चर लाला हरदयाल की है। इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल की है। याद रखिएगा इसकी बड़ी रोचक कहानी है। देखिएगा साथियों जब इधर तिलक चला रहे थे अपने होम रूल लीग को तो उसी समय वैलेंटाइन सिरोल क्या कह देता है, अपनी एक किताब इंडियन अनरेस्ट निकालता है, उसमें तिलक को भारतीय शांति का जनक कह देता है। ये भी कई बार पूछा है। ऐसे में आप देखेंगे तिलक ना आओ देखते ना ताओ देखते उसके ऊपर मुकदमा करने कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। इसीलिए तिलक का जो होम रूल लीग था वो असफल हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये बातें सारी पूछी जाएंगी। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब स्टेटमेंट में बनेगा। इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास जो वही स्वराज पार्टी के स्थापक थे, जिनको देश बंधु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्होंने किया। इनकी ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर की है।
होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ये दो पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की है। नीलदर्पण दीनबंधु मित्र की है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद्र जी की पुस्तक है। ये आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना है। ओके, तो ये इतनी सारी किताबों के नाम आपको ध्यान रखने। कुछ और भी है क्या, आइए देख लेते हैं। बंग ए दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का है, याद रखिएगा। इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोला था, ठीक ना। बाकी लोगों ने उनका प्रयोग किया था, उसकी रचना इन्होंने ही किया था। भारत भारती आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्ता की है। भारत दुर्दशा भारत तेंदु हरिश्चंद्र का है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये दो पुस्तक आप देखेंगे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल का, ये आप देखेंगे तो साथियों क्या है, पुस्तक है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये आपको साथियों यहाँ पे ध्यान रखना था। यहीं पे आज का जो हमारा सेशन है वो समाप्त होता है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम रहते हैं। हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं साथियों, दिन भर हम पढ़ाते हैं तपस्विक मानस प्लेटफॉर्म पे। फिर आपके लिए मैंने नया ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, यहाँ से मैं मेहनत करता हूँ साथियों। ये देखिएगा, एक वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटे, 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, लगभग 1-2 घंटे इसको अपलोड करने में जाते हैं। तो साथियों अगर प्लीज़ अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्नेह प्यार जरूर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को आगे की तरफ बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब लोगों से करवाइएगा। ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ आपके यूपी में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, उसके लिए मैंने शुरू किया है। धीरे धीरे कुछ टाइम पीरियड पे साथियों मैं डिजिटल बोर्ड लेना होगा तो मैं ले लूँगा, ठीक है ना, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसा होता है। बाकी साथियों आप लोगों को बस मुझे अभी सपोर्ट करना है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और बस आपको दिल लगा करके पढ़ना है। आपको मैं पढ़ने के सारे कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मैं समझाते हुए चीज़ें दे रहा हूँ। बस आरओ एक बार दे लो, यूपी पीसीएस के लिए एकदम पूरा हर विषय रटवा दूंगा एकदम आराम से। लेकिन ना साथियों एक चीज़ और याद रखना, इस टाइम पीरियड पे एंजाइटी मत करना, घबराहट मत करना, घबरा के मत पढ़ना। कूल माइंड रहो, मन करे पिक्चर उच्चर देख लो, एकदम कूल माइंड में जितनी चीज़ें पढ़े हो उन्हीं को बस बार बार रिवीज करो। तो साथियों ये मैंने 1 घंटे लगभग 20 मिनट की ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की, इसलिए कि देखिए इसको आपका कितना प्यार और स्नेह मिलता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप अपने स्टेटस पे भी इस क्लास को लगाइएगा। आप लोगों का जैसा इस पर रिव्यू रहेगा उसी के हिसाब से इस क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। आप लोग प्लीज़ अपना स्नेह और एक प्यारा सा रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। नमस्ते।